आइए हम लोग देखते हैं। आज आपके क्लास में चैप्टर है जलवायु, चैप्टर नंबर 4 चलेगा। थोड़ा सा हम लोग ठीक ठाक स्पीड बनाए रहेंगे पढ़ने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आप लोगों को जो आज के डेट में पढ़ाया जा रहा है ना, ये आपको ठीक है। अभी आप आसानी के साथ समय से पढ़ भी सकते हैं और बहुत कम फीस में पढ़ सकते हैं। नहीं तो जब आप कुछ वर्षों बाद किसी सर्विस के लिए जाएंगे, किसी नौकरी के जाएंगे, तो आपको लाखों रुपए देकर भी यही चीज पढ़ाई जाएगी और उसके लिए आप लाखों खर्च भी करेंगे, क्योंकि वहां आपका भविष्य होगा। और चूंकि यहाँ आपको दिया जा रहा है और आपके भविष्य के लिए दिया जा रहा है, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्या सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि वहां आपको जो पढ़ाई करेंगे ना, आप जब लाखों रुपए फीस दिए होंगे तो बड़े ध्यान से आप पढ़ रहे होंगे। क्योंकि आपको किताब की लाइनें नहीं दिख रही होंगी, आपको आपके पैसे ही दिख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर देखिए मितव्ययिता की बात की जाती है हमारे यहाँ और आपके घर में भी कि भाई संसाधन कम से कम हमारा खर्च हो और क्या हो, लाभ ज्यादा से ज्यादा अर्जित हो। तो जो इस प्रकार के विचारधारा रखते हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ें। और देखिए पढ़ाते समय क्या होता है, मैं भी नहीं देखता कि वीडियो 10 मिनट की बनी कि 20 मिनट की बनी या 40 मिनट की बनी। आप हो सकता है टाइम देख के पढ़ते होंगे या वीडियो देखते होंगे 40 मिनट की है, सर बहुत लंबा बोलते हैं, उब जाते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते। तो देखिए पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने ध्यान को केंद्रित रखें और सिर्फ अपने चैप्टर पे फोकस करें, तो आपको भी समय का पता नहीं चलेगा, जैसे हमें नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे अंदर अलग से है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आज के चैप्टर हम शुरू करते हैं, बात करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। नो डाउट स्थलाकृतियों का भी चैप्टर हमने पढ़ा है, अपवाह भी किया है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। कौन कौन से हैं कि वहां की स्थलाकृति कैसी है, यानी वहां पे पठारी भाग कितना है, पर्वतीय भाग कितना है, मैदानी भाग कितना है, वहां की मिट्टियां किस प्रकार की हैं। अपवाह की बात करते हैं हम, नदी संरचना की बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं, सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं। तो देखिए ये 2-3 मुख्य पॉइंट है जिनमें से 2 हमने पढ़ा है अभी तक। अब हम तीसरे को इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु का यदि हम अध्ययन करें तो वहां के क्या है, गर्म मौसम को जान सकते हैं, वहां के शुष्क वातावरण के बारे में जान सकते हैं और वहां विभिन्न प्रकार की जो मौसमी घटनाएं घटती हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या है, जलवायु है। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि जलवायु किसे कहते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखिए क्वेश्चन का आंसर हमेशा पाठ के अंदर ही होता है और आपको यह पता होगा अभी तक आपने पढ़ा है कि पाठ के अंदर से ही अभ्यासावली के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। तो यदि हम पाठ को अच्छे तरीके से समझ लें, तैयार कर लें उसे, तो हमें अभ्यासावली के क्वेश्चन को रटने की कोई आवश्यकता नहीं।
देखिए इससे दो लाभ है। एक तो पाठ आपने समझा, आपका प्रश्नोत्तर वैसे ही तैयार हो गया जो भी अभ्यास में है। दूसरे नंबर, यदि उससे अलग भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि पाठ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये हो सकता है कि हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपके एक्सरसाइज वाले पार्ट में ना हो, तो उसके लिए आप चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपको दोनों ही लाभ प्राप्त हो जाएंगे। एक तो आपसे चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब दे देंगे, दूसरे आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और यदि कोई एक्सरसाइज सिर्फ तैयार कर रहा है तो उसके लिए अलग चीज है कि भाई अगर लक बाई चांस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हो सकता है अच्छे नंबर मिल जाए, यदि उससे बाहर पूछा जाए तो बैठ के फिर सर से कहेंगे कि सर आपने तो लिखवाया नहीं। लेकिन ये एक भी बार नहीं सोचेंगे कि सर ने चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाया था तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा। ये तो आप विचार करना चाहिए आपको। आइए देखते हैं, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। देखिए एक विशेष समय में, यानी इसका समय क्या होता है, एक तो निर्धारित होगा, दूसरे नंबर क्या होगा, अल्प होगा। यानी क्या होगा, 30 वर्ष की अवधि यदि मौसम की चलती है, यानी 30 वर्ष तक किसी मौसम का अध्ययन किया जाता है तो उसे जलवायु कहते हैं। और यदि उससे कम समय में, मान लीजिए कोई मौसम 2-4 साल के लिए आया तो उसे क्या कहते हैं, या कोई परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन 2-4 साल के लिए आया तो उसे हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। ठीक है, एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, यानी जिस क्षेत्र का आप अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? पहला नंबर तापमान, दूसरा वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवन, चौथा आर्द्रता और पांचवा वर्षण। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से तत्व हैं? 5-6 तत्व हमें दिखाए गए हैं। ताप, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। देखिए आर्द्रता और वर्षण को एक ही कहा जाता है, एक ही होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि देखिए जब हवाओं में सघनता होती है किसकी, जल के मात्रा की, तभी क्या होता है, आर्द्रता आती है। और आर्द्रता यदि आएगी तभी क्या होगा, वर्षा होगी, उस क्षेत्र में वर्षा होगी। तो इसीलिए दोनों को क्या कहा गया है, एक ही चीज कही गई है, या वर्षण कह लीजिए या आर्द्रता कह लीजिए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे सुबह अच्छी खासी धूप हुई बहुत तेज, और दोपहर में क्या हो गया, बादल घने हो गए, काले घनघोर हो गए, और उसके बाद से वर्षा भी होने लगी। वर्षा कुछ समय होने के बाद क्या हो गई, वर्षा कुछ समय होने के बाद बंद हो गई। उसके बाद से क्या हो गया, हवाएं तेज चलने लगी, ठंड शीतल हवाएं चलने लगी। उसके बाद से क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद, हो सकता है 1-2 घंटे में या 2-4 घंटे बाद, फिर आपका क्या होगा, मौसम का टेम्परेचर आ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा और आपको फिर से गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगी। वही चीज यहां पे कहा गया है, एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है।
जैसे हम वर्षा काल की बात करते हैं तो क्या होता है, या शीत ऋतु की बात करते हैं या ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, तो शीत ऋतु में महीनों तक ठंड पड़ती है। आपने देखा होगा कुहासा पड़ता है, घने ठंड पड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कई महीनों तक गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु में चूंकि हमने देखा है रुक रुक कर होती है, लेकिन अक्सर यानी दिन प्रतिदिन, चाहे वह अल्पकाल के लिए हो या दीर्घकाल के लिए हो, वर्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये वही चीज दिया गया है, जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया है, महीनों का आकलन किया गया है। ठीक है, चूंकि हमारे यहां वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीनों में से 12 महीने को क्या किया गया, विभाजित किया गया है अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मौसम में। आइए देखते हैं आगे। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों के जलवायु का अध्ययन करके क्षेत्रों को भी क्या किया गया है, अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है? 2 प्रश्न है हमारे पास, कैसी है और क्यों है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तथा इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यहां देख लीजिए, एक चीज और आपको दिया गया है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। आइए देखते हैं इसके नीचे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। ठीक है, तो हम 2 तत्वों को अभी अध्ययन करेंगे। पहला तत्व हमारा होगा तापमान और दूसरा वर्षण। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो देखिए मौसम में कितनी विभिन्नता है। एक ही समय में राजस्थान में तापमान 50 डिग्री होता है और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए आगे देखते हैं। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ सकते हैं -45, चूंकि 0 डिग्री पे हमारी बर्फ के जमने की क्षमता होती है, बर्फ जमती है, तो -45 पे क्या होगी, कठोर हो जाएगी। जितना ही माइनस में तापमान गिरता जाएगा उतना ही क्या होगी, आइस की जो सॉलिड मेटल है वो और क्या होगी, कठोर होती जाएगी।
जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री हो जाता है, हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए यही जम्मू कश्मीर बात की गई है उत्तर के, ये आपका उत्तर है, उत्तर का यानी उत्तरी पोल पे, सॉरी उत्तरी पोल नहीं, उत्तर में जो जम्मू कश्मीर क्या है, भारत के मानचित्र में बिल्कुल उत्तरी छोर पे है। तो यहां पे तापमान क्या होता है, -45 होता है। और तिरुवनंतपुरम यानी दक्षिणी छोर, तो यहां पे तापमान कितना होगा, 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है ना, 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए एक ही समय में कितना अंतर होता है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें देखना है, समझना है। इसके कुछ कारण होते हैं, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, उसी के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण मतलब यहां पे अभिप्राय हम वर्षा से लेंगे। वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। ठीक है, तो हिमालय में क्या होती है, चूंकि हिमालय में तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए वहां जो जल की बूंदें धरातल की ओर चलती हैं, वह रास्ते में ही तापमान कम होने के कारण क्या होता है, बर्फ के रूप में जम जाती है। अब चूंकि ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, तो वह धरातल पर तो गिरेंगी ही गिरेंगी, लेकिन किस रूप में गिरेंगी, हिम के रूप में गिरेंगी। अब इसके आगे आइए, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है ना। तो मेघालय आप देख रहे हैं, मेघालय मिजोरम की पहाड़ियों क्षेत्रों में क्या होती है वर्षा, 400 सेंटीमीटर, यानी क्या होती है, घनघोर वर्षा होती है। और लद्दाख और राजस्थान के क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर यानी बहुत ही कम वर्षा, नाम मात्र की वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, देश के अधिकतर भागों में यानी जम्मू कश्मीर से लेके हम मध्य प्रदेश तक की श्रृंखला की बात करें यदि, तो यहां पे वर्षा क्या होती है, किस महीने की है, जून महीने की। लेकिन तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों में क्या है, वर्षा अक्टूबर और नवंबर महीने में हो रही है। तो देखिए यहां क्षेत्र के अनुसार ऋतुओं का भी समय क्या है, अलग है। इस बात को आप ध्यान में रखें। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देखिए तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। इसका एक कारण है, अगर इसके कारण के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, मान लीजिए अगर एक क्षेत्र हम मान लेते हैं, यहां पे धरातल का है, ये धरातलीय क्षेत्र है, ठीक है, और यहां पे हम मान लेते हैं ये समुद्री क्षेत्र है।
तो देखिए सूर्य का तापमान पड़ता है, दोनों पर बराबर पड़ता है, लेकिन कारण क्या होते हैं कि धरातल का जो क्षेत्र है ये वाला हमारा जो क्षेत्र है ये शीघ्र ही गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखिए कभी लोहे की चादर धूप में रख के देखिएगा, वो तुरंत ही गर्म हो जाती है। और एक बाल्टी में पानी आप ले जाके धूप में रखिए, उसे गर्म होने में काफी लंबा समय लगता है, अपेक्षाकृत जो आपने लोहे की चादर रखी है उसके गर्म होने में जितना समय लग रहा है उससे ज्यादा समय लगेगा क्या है, जल को गर्म होने में। ठीक है, देखिए अब ठंडे होने की प्रक्रिया भी क्या होती है, ठीक इसी तरह से होती है। लोहे की चादर तुरंत ही आपकी ठंडी हो जाएगी अगर इसे आप छांव में रखें तो, लेकिन जल को ठंडा होने में क्या है, समय लगता है। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि जो तटीय क्षेत्र जलों से घिरे हुए हैं तो जल क्या होते हैं चूंकि हमारा जो धरातलीय क्षेत्र है वो सूर्य जब छिपता है, रात का समय होता है, तो ये तो तुरंत ही ठंडे हो जाते हैं, तुरंत ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जल क्या है, अभी भी गर्म है, तो ये धीरे 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 क्या करते हैं, धरातल की तरफ, चूंकि धरातल ठंडे हो गए हैं तो इनकी हवाएं धरातल की ओर जाने लगती हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे चूंकि जब आप बात करेंगे इसकी जल की, तो जल जब सुबह तक, मान लीजिए सुबह फिर सूर्योदय हुआ, तब तक जल ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन धरातल क्या है, धरातल ज्यों ही सूर्योदय होगा त्यों ही गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसकी हवाएं क्या करेंगी, चूंकि जल ठंडा है तो यह अपने आसपास के क्षेत्रों में भी क्या करेगा, ठंडा रखने का प्रयास करेगा। इसीलिए यह धरातल को क्या करेगा, धीरे धीरे, चूंकि जो हवाओं का विचरण जब होगा तो यह समुद्र के ऊपर से, मान लीजिए यदि धरातल की ओर चलती है तो चूंकि समुद्र का जल क्षेत्र शीतल है, इस कारण हवाएं ठंडी होंगी, और जब ये धरातल की ओर जाएंगी तो ये धरातल जरूर गर्म होगा। भाई जमीन पर आप पैर रखेंगे तो जरूर आपके पैर में गर्मी महसूस होगी, लेकिन आपको हवा क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। ठीक है ना। तो ऐसे ये आपस में क्या करते हैं, आपस में मौसम का इसी प्रकार से नियंत्रण करते हैं और एक दूसरे के सामंजस्य के साथ मौसम की समानता को बनाए रखते हैं। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो देखिए अब भारत के मानचित्र की बात करें आप, तो भारत के मानचित्र में पूरब की ओर आपका मेघालय, मिजोरम, असम जो क्षेत्र है, इधर तो क्या होती है, घनघोर वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान, गुजरात या फिर आपको इससे लगे हुए कुछ दिल्ली के क्षेत्र, ठीक है, इसमें क्या है, वर्षा बहुत कम होती है। यानी यही कहा गया है कि पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, पश्चिमी भाग में जितना ही आप पूरब से पश्चिम की ओर चलते जाएंगे उतना ही वर्षा का क्या होगा, वर्षा का औसत घटता ही चला जाएगा। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाई देते हैं।
भाई जहां वर्षा अधिक होगी वहां क्या होगा, वहां ऐसे उत्पादन किए जाएंगे, ऐसे कृषि उत्पादों को उगाया जाएगा जो क्या हो, ज्यादा जल ग्रहण करते हो। ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहां ऐसे कृषि उत्पादन किए जाएंगे, ऐसे कृषि उत्पादन पदार्थों को उत्पादित किया जाएगा जिनमें जल की मात्रा क्या हो, कम से कम अवशोषित होती हो या लगती हो। ठीक है। आइए इसके नीचे देखते हैं, जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। आइए इन कारकों को देख लेते हैं। जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 कौन कौन से कारक हैं। पहला अक्षांश, दूसरा तुंगता ऊंचाई, तीसरा वायुदाब, चौथा पवन तंत्र, पांचवा समुद्र से दूरी और छठा महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ठीक है। आइए अब देखते हैं एक एक करके। 6 पॉइंट हैं, 6 को देखते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। ठीक है। तो विषुवत वृत्त आप लोगों ने देखा ही होगा। एक मानचित्र आप लोगों के लिए खोल लेते हैं। आइए इस मानचित्र को देखते हैं। ये देखिए आपकी जीरो, ये लाइन आपकी जो है ये विषुवत वृत्त होती है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। तो इससे जब इधर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो यहां पर क्या होता जाएगा, यहां पर आपका तापमान घटता जाता है। तापमान क्या होता है, घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, यानी वायुदाब क्या हो जाता है, वायु के कुछ कण होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसा हम हवाओं के बारे में पढ़ते हैं ना, वायु के बारे में, कि भाई इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अन्य गैसें भी हैं। तो बहुत सारी गैसें होती हैं जिनके कण आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप धरातल से ऊंचाई की ओर जाएंगे ये क्या होते जाएंगे, सघनता इनकी कम हो जाएगी तथा तापमान घट जाता है। ठीक है ना। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो वायु का जो दबाव है या पवनों का जो तंत्र है, यानी पवनों के चलने की प्रवृत्ति, कि भाई पवन किधर चलेगी, पूरब से पश्चिम की ओर चलेगी या उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी या किस दिशा में इसका प्रवाह होगा, इसके लिए क्या है, अक्षांश एवं ऊंचाई पर क्या है, इसके डिपेंडेंसी है। आइए देख लेते हैं। इस प्रकार यह तापमान एक वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है।
समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। तो यहां देख लीजिए, मान लीजिए यह भाग आपका समुद्री है, और यहां पे आपकी क्या है, धरातल है। ठीक है। अब देखिए, चूंकि यह समुद्र के जो सबसे करीब में धरातल का हिस्सा होगा, यहां पर जलवायु परिवर्तन क्या हो, बहुत कम हो रहा होगा अपेक्षाकृत इन क्षेत्रों से। यानी समुद्र से ये स्थल की दूरी जितनी बढ़ती चली जाएगी, मान लीजिए यहां आपको 100 है, 100 मीटर है, यहां 200 है, और यहां 300 है। तो यहां देखिए 100 मीटर पे समुद्र का प्रभाव ज्यादा गहरा होगा, जिसके कारण क्या होगी, जलवायु हमेशा समान बनी रहेगी। इससे दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही जलवायु में विषमता आती जाएगी। ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहां रहने वाले लोग भी क्या होंगे, इन्हीं मौसमों के अनुसार क्या होंगे, प्रभावित होंगे। देखिए, लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, समुद्र की हवाएं, जब समुद्र के ऊपर से जो हवाएं यहां से, मान लीजिए यहां से कोई हवा विचरण कर रही है और वो जब यहां पे पहुंचेगी, तो चूंकि समुद्र के ऊपर से यह गुजरती हुई चल रही है, इसलिए यह हवा क्या है, ठंडी है, इसमें शीतलता ज्यादा है। तो जब यह धरातल के करीब पहुंचेगी यहां तटीय क्षेत्रों में, तो यहां की गर्म हवाओं को भी क्या कर देंगी, ठंडा कर देंगी। क्यों? क्योंकि यहां हवाओं के बीच में क्या होगा, हवाओं के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इनके आपसी कणों में ऊर्जा का स्थानांतरण होने के कारण तटीय हवाएं क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं, ये सभी हम एक्सरसाइज में करेंगे। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करती हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन भी मुख्य ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। यहां देखिए 2 वर्ड आपको मैं ले लेता हूं। पहला नंबर, अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वर्षा होती है।
दूसरा नंबर, पवन विमुख ढाल क्या है? आइए आइए आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं यहां पे। देखिए, मान लीजिए कोई हवा चल रही है, विंड सर्कुलेशन हो रहा है, और यहां पे कोई पहाड़ी आ गई। अब चूंकि ये हवाएं समुद्र की ओर से आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा? जल संघनता बनी होगी। ये हवाएं क्या होंगी? आर्द्र होंगी। तो यहां जब ये ऊंचे पर्वत चोटियों से ये हवाएं टकराएंगी, तो चूंकि ये हवाएं भारी होंगी, तो भारी होंगी तो अब ये चोटी को तोड़ के तो जा नहीं सकती हैं, इससे ऊपर गुजरने का प्रयास करेंगी, ऊपर की तरफ से, यहां की तरफ से गुजरने का प्रयास करेंगी। तो इसके लिए इन्हें क्या करना होगा? अपना वजन थोड़ा हल्का करना होगा। तो इनका भारीपन क्यों है? क्योंकि इसमें जल की मात्रा है। तो जल की मात्रा को ये क्या करेंगे? यहीं पर छोड़ देंगी। तो जल की मात्रा को जब यहीं पे छोड़ेंगे तो क्या होगी? ये क्षेत्र वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा, यहां वर्षा होगी। अब वर्षा हो गई, मान लीजिए हवाओं के पास कुछ जल वल तो बचा नहीं। अब ये क्या करेंगी? खाली हो गई भाई, हल्का शरीर हो गया। अब ये ऊपर के रास्ते क्या करेंगी? क्रॉस कर जाएंगी, क्रॉस करेंगी। लेकिन यहां का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? यहां पे चूंकि हवाएं तो चलेंगी, लेकिन यहां पे वर्षा वह नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि इन्होंने सारा जल तो यहीं पे छोड़ दिया, यहां पे। ठीक है। अब ये हवाएं क्या हैं? शुष्क हैं। ये हवाओं के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए यहां पे वर्षा नहीं होगी, सिर्फ गर्म हवाएं ही चलेंगी। ठीक है। तो यही पवनाभिमुख ढाल है। पवनाभिमुख यानी पवन के क्या हो? विपरीत हो। तो पवन किधर से आ रही है? इधर से आ रही है ना, यहां से आपको आ रही है, यहां से पवन आ रही है। तो इसके विमुख यानी इधर क्या है? इसका पीछे का क्षेत्र है, बैक हैंड साइड का। तो यहां पे क्या होगा? बिल्कुल ही सूखे की स्थिति हो जाएगी। और यही क्षेत्र हमारा क्या कहा जाएगा? पश्चिमी ढाल। भारत का पश्चिमी ढाल क्या है? इसी प्रकार का क्षेत्र है। याद रखेंगे आप लोग, पश्चिमी ढाल का क्षेत्र।